बेटा ये रजिस्टर यस मैम, बहुत ध्यान से। धन्यवाद मैम। आज हमारा महाविद्यालय परिवार के सभी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं सभी विद्वान और यहाँ उपस्थित कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी छात्र छात्राएं और हमारा महाविद्यालय परिवार सभी का मैं स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि यह कार्यक्रम अभी हमारे सर विस्तृत रूप से इसकी रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे और इस कार्यक्रम में शासन की मंशा के अनुसार समय समय पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम लोकतंत्र, जो कि हम सभी इस लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था से परिचित हैं कि किस प्रकार लोकतंत्र में हमें स्वतंत्रता, समानता, सभी चीज का अधिकार प्राप्त है। इसी के साथ साथ हमें कुछ कर्तव्य भी दिए जाते हैं। हम अधिकारों का उपयोग करते हुए किस प्रकार से अपने कर्तव्यों के द्वारा कार्यों को संपादित करते हैं, यह एक विशेष महत्वपूर्ण बात है। और इस लोकतंत्र में जो स्वतंत्रता दी गई है, उस स्वतंत्रता का उपयोग किस प्रकार से कानूनों के अधीन रह करके हमको प्रयोग करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो इन सभी बातों के लिए जो यूथ संसद बनी हुई है, यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे जिला स्तरीय छात्र एवं छात्राएं भाग लेंगे और समय समय पर अपने विचारों को व्यक्त करेंगे और अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। तो इस प्रकार से यह कार्य अभी संपादित किया जाएगा। एक बार मैं पुनः स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 का जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन करने का सौभाग्य प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय पीजी कॉलेज दतिया को मिला। इस कार्यक्रम में हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक जीवानी विश्वविद्यालय ग्वालियर से पधारे प्रोफेसर हरिशंकर कंसाले जी, साथ ही इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही महाविद्यालय की आदरणीय प्राचार्य मैडम जी, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शासन के निर्देशानुसार 5 दूरी को नियुक्त किया गया है, जो निर्णायक की भूमिका अदा करेंगे। उसमें हमारे वरिष्ठ आदरणीय डॉक्टर डी.आर. राव सर जज साहब, इसके साथ ही आदरणीय जाटव साहब, हरे जाटव सर, और साथ ही नई दुनिया के वीर चेत सैनिक साहब, और हमारे महाविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर ममता शर्मा मैडम, साथ ही हमारे दतिया जिले की यूथ आइकॉन और इसी महाविद्यालय की पूर्व छात्रा कुमारी सायरा कुरैशी जी, इस पूरे कार्यक्रम का जो बच्चे अपने पार्टिसिपेट करेंगे उसमें निर्णायक की भूमिका अदा करेंगे। इस कार्यक्रम की जो विस्तृत रूपरेखा है मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह कार्यक्रम युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय, भारत सरकार और महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम दतिया जिले का जिला स्तरीय प्रोग्राम है, जिसका जो टॉपिक रखा गया है आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक। इस विषय पर पूरे जिले के ऐसे विद्यार्थी सहभागिता करेंगे जिन्होंने माई भारत पोर्टल पर अपना पंजीयन कराया है, और ऐसे विद्यार्थी लगभग हमारे जिले के 105 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वो विद्यार्थी जिनकी उम्र 18 वर्ष से 25 वर्ष की होगी, वही
विद्यार्थी इसमें सहभागिता करेंगे। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि यह प्रोग्राम जो है लगभग 2019 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता रहा है। इसके साथ ही इसका उद्देश्य यह है कि युवाओं और जनप्रतिनिधियों के मध्य संवाद स्थापित। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आज इस कार्यक्रम को होस्ट करके, और ऐसा मंच इतना संपन्न। इसी क्रम में आमंत्रण है डॉक्टर ममता शर्मा मैडम का। आप हमारे प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस दतिया के इस विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 के इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित इस महाविद्यालय की प्राचार्य परमादरणीय डॉक्टर त्रिवेदी मैडम, इस मंच पर ही उपस्थित आज के मुख्य निर्णयकर्ता, और मैं देख रहा हूं कि अपने जिले के माननीय न्यायाधीश जी, नई दुनिया के ब्यूरो चीफ, प्रशासन में बड़ी भूमिका अदा करने वाले ऐसे आदरणीय भागीरथ सर, और इस जिले का बहुत लंबे फलक तक, बहुत दूर तक नाम करने वाली एनएसएस की वॉलंटियर, और आज के समय में केंद्रीय सेवाओं में अपनी सेवाएं दे रही सायना कुरैशी, तो बहुत अच्छा निर्णायक मंडल बनाया है। इसके लिए मैं इस महाविद्यालय को बधाइयां देता हूं। निश्चित रूप से जब निर्णयकर्ता अच्छे होते हैं, निर्णयकर्ता अनुभवशील होते हैं, तो पूरे कार्यक्रम की सफलता ये सिद्ध हो जाती है। और आज का जो कार्यक्रम है विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट, वो हमारे दतिया जिले के ऐसे युवकों के लिए है जो आने वाले समय में समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में योगदान देने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हर मंच से ये बात कहते हैं कि हमें आने वाले समय में ऐसे युवकों की आवश्यकता है, ऐसी युवतियों की आवश्यकता है जो समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में नेतृत्व करेंगे। वास्तव में विकसित भारत 2047 की बात की जाएगी तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि भारतवर्ष की सबसे बड़ी आबादी 65% जो आबादी है वो युवाओं की है। तो आने वाले समय में युवाओं को ही नेतृत्व करना है, युवाओं को ही इस देश का कर्णधार बनना है, और इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि वो अपने क्षेत्र में प्रगति करने के साथ साथ, अपना अध्ययन करने के साथ साथ समाज जीवन के जो विविध विषय हैं, जानकारियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, उन सभी से परिचित होना चाहिए। और विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट इस टॉपिक को लेकर 50 इयर्स ऑफ इमरजेंसी लेसन फॉर डेमोक्रेसी, अब इस विषय के दोनों पक्ष हो सकते हैं। आप किस तरह से अपने पक्ष को रखकर अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं। कई बार देखकर लगता है कि
इस विषय में ये व्यक्ति अपनी बात मजबूती से रखेगा, लेकिन होता नहीं, और इसके उलट भी हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी बात को तर्क संगत रूप से रखा, वह फैक्ट्स के साथ रखा, तथ्यों के साथ रखा, ऐतिहासिक संदर्भों के साथ रखा, और उसका प्रस्तुतिकरण अच्छा है, तो वो बात को पलट देता है। और आप कोर्ट्स में देखेंगे, माननीय न्यायाधीश जी यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आप कितने बड़े भी कितने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, कितने सारे तथ्य लेके जाइए, लेकिन जो आर्गुमेंट्स में आता है, जो चर्चा में आता है, जो वाद विवाद में आता है, उसके बाद ही जज भी निर्णय करते हैं। इसलिए हमको किस प्रकार से वाद विवाद करना है, कैसे अपनी बात रखनी है, ये युवाओं को आज ये ध्यान में रखना चाहिए। आदरणीय डॉक्टर कोप सिंह दादुरिया सर ने, जो कि आज के आयोजन सचिव हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे से आपको ये बता दिया है कि अपने को किस प्रकार से डिबेट करनी है, डिबेट की क्या क्या शर्तें हैं। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि टॉपिक तो दूसरा भी हो सकता था, तीसरा भी हो सकता था। 50 years ऑफ इमरजेंसी, ए लेसन फॉर डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र का को लेकर, लोकतंत्र को केंद्र में रखकर ये विषय चिन्हित किया गया है। इसलिए हम सभी को अच्छे से अच्छे विचार रखना चाहिए और तर्कसंगत रूप से रखना चाहिए। मैं ऐसी शुभकामनाओं के साथ कि इस डिबेट से हम बहुत कुछ सीखेंगे और इस पूरे विषय को तो समझेंगे ही, साथ साथ में इस जो इमरजेंसी का विषय है, मुझे लगता है यहाँ से जाने के बाद में तो हमारे मन में ये जिज्ञासा जागेगी कि हुआ क्या था, ऐतिहासिक संदर्भ क्या थे और वो पूरी की पूरी परिस्थिति क्या थी। तो इस विषय को भी समझेंगे, ऐसी शुभकामना मैं प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं बताना चाहूंगी, आज भी उतनी ही घबराहट हो रही है जब पहली बार हुई थी। जब भी कोई मंच आपको आपकी शुरुआत में आपका साथ देता है और उसके बाद आपको एक ऐसे मंच तक ले जाता है जिसके बाद आज मैं आप सभी के साथ ये मंच वापस से शेयर कर पा रही हूँ। जब मैं वहाँ थी और आप यहाँ थे, और आज मैं यहाँ से वापस वहाँ देख रही हूँ, तो वही घबराहट, वही एंजाइटी मुझे आज भी महसूस हो रही है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आज मैं पहली बार ये महसूस कर पा रही हूँ कि कोई भी विचार यहाँ से रखना सिर्फ आत्मविश्वास का विषय नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है, जो बाद में आपके सामने ज़रूर आएगी। मेरी अपनी जर्नी में, क्योंकि आज कीनोट स्पीकर के रूप में भी यहाँ मौजूद हूँ और निर्णायक के रूप में भी मौजूद हूँ, तो मैं दोनों ही एस्पेक्ट पे बात करना चाहूँगी। यदि मैं अपनी जर्नी पे बात करना चाहूँ तो यहाँ पे बहुत सारे मेरे गुरुजन हैं, मेरे प्रोफेसर्स हैं, जिन्होंने मेरी शुरुआती जर्नी देखी है, जिन्होंने मुझे शुरुआत से आगे बढ़ाया है। और यही वो मंच है जिसके माध्यम से शायद जो भी आज मेरे पास है, जो भी मैं कर पा रही हूँ, वो इसी मंच के माध्यम से कर पा रही हूँ। मैं कभी वो पहला दिन नहीं भूलूंगी जब एनएसएस में आके मैंने बोला था कि मुझे स्पीच देनी है। डॉक्टर लाहौरिया सर तब थे और तब सर ने मुझे बताया था कि यहाँ पे शायद पार्टिसिपेंट कम होंगे, और वो दिन और आज का दिन मैं देख पा रही हूँ कितने बड़े लेवल पे ग्रोथ है। आज आप सभी इतने सारे पार्टिसिपेंट यहाँ पे हैं और निसंदेह मैं आशा करती हूँ, ऐसी शुभकामनाएं भी देती हूँ। सर, शायद अभी तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि दतिया जिले ने राज्य स्तर पर अपना प्रतिनिधित्व नहीं किया हो। इनफैक्ट 3 बार नेशनल लेवल पे भी दतिया जिले ने अपना प्रतिनिधित्व किया है। 3 बार मैंने किया है, मेरे बाद समीक्षा दुबे भी थी जिन्होंने नेशनल लेवल पे दतिया का प्रतिनिधित्व किया है। हम आशा करते हैं कि वो परंपरा बनी रहेगी और आज भी आप में से कोई ना कोई ऐसा होगा जो राज्य स्तर पर जाने के बाद राष्ट्रीय स्तर तक अपना प्रतिनिधित्व रखेगा और इस कॉलेज की जो परंपरा रही है वो बनाए रखेंगे। इसके अलावा क्योंकि विषय आपका जो है, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने विषय से पूर्णतः अपने विषय के साथ परिपक्व रूप से अपने तथ्यों को और विचारों को तैयार करके आए होंगे। लेकिन आज के लिए आवश्यक है, क्योंकि मैं निर्णायक के रूप में भी आज यहाँ मौजूद हूँ, तो मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स बताना चाहूँगी जो कि हमें जो निर्देश दिए गए हैं, इससे मैं मानती हूँ कि आपको मदद होगी। और जैसा कि सर ने अभी बताया कि विषय कोई भी हो सकता था,
मैटर करता है कि आपको उन विषय को किस फॉर्मेट में अपने आगे रखना है। कल को आपको राज्य स्तर पे भी जाना है और मैं तो यही आशा करूंगी कि आपको राष्ट्रीय स्तर पर भी जाना है। तो जब आप किसी भी फॉर्मेट के रूप में अपने आप को तैयार करते हैं तो विषय कोई भी हो सकता है कई बार बहुत ऑल ऑफ सडन कोई आपके सामने विषय आ जाए, या हो सकता है कई बार किसी टाई कंडीशन में आप फंस जाएं और आपको उस सेकंड भर की जो स्थिति बनती है तब आपको अपने आप को साबित करने का एक मौका दिया जाए। और इस वजह से आपको अपनी फॉर्मेटिंग, आपको अपना कॉन्फिडेंस और आपको आपका जो बॉडी लैंग्वेज है उस पर फोकस करना चाहिए। मैं मानती हूँ उसके बाद विषय आता है, क्योंकि विषय को रखने का एक तरीका जब तक हमें नहीं पता हो तब तक शायद उस विषय पे बात उतनी गंभीरता से हम आगे तक रख नहीं पाते हैं। तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहूंगी जिस पर हम सभी निर्णायकगण आज आपको जज करने वाले हैं। पहला पॉइंट होगा कंटेंट रेलेवेंस, वेल रिसर्च फैक्चुअल एंड रेलेवेंट पॉइंट एड्रेसिंग द असाइन्ड टॉपिक। मतलब आपका जो भी विषय है आप अपने विषय को कितनी गंभीरता से, कितने तथ्यों के आधार पर और कितना संतुलित आप रख सकते हैं। दूसरा है क्लैरिटी एंड स्ट्रक्चर, लॉजिकल फ्लो एंड ऑर्गेनाइजेशन विद अ क्लियर इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। यानी कि आप आपकी बातों को कितना तथ्यपरक रूप से रखते हैं। सिर्फ हवा में बात नहीं करनी है, या सीधी सी बात है कि आपका जो भी विषय है आप उस विषय के ऊपर कितनी रिसर्च करके आए हैं, आपकी R&D कैसी है, आप क्या सोशल मीडिया के जो तथ्य हैं जो कितने सही हैं कितने नहीं हैं, यानी कि फैक्ट चेक आपने किया है या नहीं किया है। थर्ड इज वर्बल कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, इफेक्टिव वर्बल डिलीवरी विद स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस एंड मॉड्यूलेशन। देखिए यदि कोई भी बात है मैं आपसे एक स्ट्रेट वे में बोलूंगी तो शायद आप 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद मुझे सुनने के बाद बोर हो जाएंगे, मैं कितनी भी अच्छी स्पीकर क्यों ना हूं। लेकिन यदि आपको ये पता है कि आपको किस बात पे जोर देना है और किस बात को आपको इजी जाने देना है, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। अगर आप मॉड्यूलेट करते हुए अपनी बात को रखते हैं तो मुझे लगता है आप एक बेहतरीन वक्ता हो सकते हैं, क्योंकि जो आपके दर्शक हैं वो आपको सुनने से बोर नहीं होंगे और आपकी बात जो आप रखना चाह रहे हैं वो उस तरीके से उसको समझ पाएंगे। तो मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है। फोर्थ इज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, यूनिक एंड इंसाइटफुल अप्रोच टू द टॉपिक। चूंकि आप युवा वर्ग हैं और युवा वर्ग से हमेशा यही अपेक्षा की जाती है कि आप कितना इनोवेटिव तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं। आपातकाल की 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक, यदि हम गूगल भी करेंगे तो भी शायद हम इसके बारे में जान सकते हैं, लेकिन हम आपसे सुनना चाहते हैं क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसको एक इनोवेटिव ढंग से इस मंच से रखेंगे। लैंग्वेज एंड फ्लुएंसी, कमांड ओवर लैंग्वेज, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंट स्पीच। आपका प्रोनाउंसिएशन कितना क्लियर है, आपकी स्पीच कितनी फ्लुएंट है और आपकी भाषा पे कितना कमांड है। इसके अलावा लास्ट है इफेक्टिव यूज ऑफ द अलॉटेड 3 मिनट्स विदाउट सिग्निफिकेंट डेविएशन। यानी कि आपको इस मंच से आज 3 मिनट दिए जाएंगे, उस 3 मिनट में आपको आपकी बात को कंक्लूड करना है। आप हमेशा कोशिश करें कि कोई भी विषय को 3 मिनट में समराइज करने के लिए आप उसकी बॉडी हमेशा डिसाइड करें। आप 30 से 40 सेकंड में अपने विषय को इंट्रोड्यूस करें, उसके बाद उसके तथ्य पर आएं और उसके बाद क्योंकि आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप आपके विषय को कंक्लूड हमेशा करें। आप यदि एक कही सुनी बात के आधार पर उसको छोड़ देंगे तो शायद वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगेगा। अंत में अपनी राय रखते हुए उसको कंक्लूड जरूर करें। ये कुछ टॉपिक्स, ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके आधार पे आज आपका जजमेंट भी होगा, ये मुझे आपको बताना जरूरी लगे। इसके अलावा अंत में मैं यही कहूंगी कि आज का ये मंच बहस का नहीं है, तथ्यों का मुद्दा है, तो कोशिश करें बहस करने की कोशिश ना करें, अपने तथ्यों को संतुलित और संवैधानिक तरीके से यहाँ से रखने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।
तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ की अशांति के राजनीतिक अशांति के चलते उन्होंने आपातकाल लगाया था, जो कि पहली बार हमें पता चला था कि लोकतंत्र एक जो हमारे पुराने राजनेताओं ने बनाया है वो अमर नहीं है, वो अमर नहीं है। उसके भी अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में पूरी सत्ता आ जाती है तो वो उस चीज को तानाशाही की ओर ले जाता है। लोकतंत्र अमर नहीं है, उसको भी हमें पर डे के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से बचाना होता है। हम इस बात को जानते हैं कि 25 जून से पहले 12 जून को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था, जिसके चलते अगर जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बारे में कहा गया था कि उन्होंने असंवैधानिक तरीके से चुनाव जीता है और उनका रद्द कर दी गई थी उनकी प्रधानमंत्री की पदवी, लेकिन उनको उस समय एक चीज दिखानी चाहिए थी कि उन्होंने उस चीज को स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपनी सत्ता में इतनी अंधी हो चुकी थी कि सत्ता को बरकरार रखने के लिए उन्होंने उस फैसले को ना मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में हाजिर किया और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने जब उनको अपने अनुसार फैसला नहीं मिला तो उन्होंने 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया, जिसमें उन्होंने मौलिक अधिकार का बिल्कुल ही हनन कर लिया। उसके अलावा उन्होंने सेंसरशिप लगाकर पूरे जो प्रेस थी उसकी बिजली कटवा दी और उसको इस तरीके से कर दिया कि अगर जो मैं कहूँगी या जो मेरे हिसाब से होगा उसी हिसाब से वो छापेंगे प्रेस। लेकिन एक चीज इसमें और भी अमाननीय रही थी, जिसमें उन्होंने जनता की बढ़ती आबादी को रोकने के लिए जबरदस्ती नसबंदी का प्रावधान किया था, जिससे 2000 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी। और इस तरीके के जो उस समय के जो इस तरीके के कार्यक्रमों और जो हुए हैं या जो कृत्य हुए हैं, उनके चलते हमें पता चलता है कि जो लोकतंत्र है उसमें अगर जनता की आवाज ना सुनी जाए और उनको दरकिनार किया, कोई भी एक शासक हो अगर वो ज्यादा पावरफुल होता जाएगा तो उसको वो जनता के खिलाफ होता जाएगा। आज मैं इस चीज के लिए नहीं बोलूंगा कि उस समय को हमें इतिहास हमेशा दोहराता है। मैं मां शारदा के चरणों में नमन। इस वैचारिक विमर्श के संघर्ष में उपस्थित निर्णायक मंडल, गुरुजन और मेरे युवा साथियों को मेरा सादर प्रणाम। इतिहास केवल घटनाओं का संग्रह मात्र नहीं, बल्कि वह उन अनुभवों की पाठशाला है जो भविष्य की नींव रखते हैं। मैं सारांश खरे आज यहाँ भारत के उस संवैधानिक संकट का विश्लेषण करने उपस्थित हूँ जिसने हमारी लोकतांत्रिक मूल्यों की पराकाष्ठा को परखा। मेरा आज का संवाद का विषय है आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक। महोदय, आज से 50 वर्ष पूर्व अंधकार में संवैधानिक अध्याय केवल एक घटना मात्र नहीं था, बल्कि वह एक आत्ममंथन का समय था जिसने हमें सिखाया कि पहला सबक कि कोई भी व्यक्ति या सत्ता संविधान से बनी नहीं हो सकती। जब भी सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में आकर सिमट जाती है तो लोकतंत्र कमजोर होने लगता है। उस दौर के न्यायिक निर्णयों की सीमाओं ने हमें सिखाया कि न्यायपालिका का स्वतंत्र और निष्पक्ष होना ही नागरिक अधिकारों को सुनिश्चित करने का एकमात्र आधार है। दूसरा सबक कि कानूनों में स्पष्टता होनी चाहिए। इसलिए 44वें संविधान संशोधन ने आंतरिक अशांति जैसे अस्पष्ट शब्दों को सशस्त्र विद्रोह से प्रतिस्थापित किया ताकि भविष्य में कोई भी सत्ता वैचारिक मतभेद को कुचलने के लिए आपातकाल का सहारा ना ले सके। हमारा तीसरा सबक यह है कि भारत का सामान्य जनमानस किताबी ज्ञान से तो दूर हो सकता है, लेकिन उसका लोकतांत्रिक विवेक अद्वितीय होता है। सन 1971 और 1970 के जनादेश ने सिद्ध किया कि भारतीयों के लिए स्वतंत्रता कोई सुविधा नहीं बल्कि उनका नैसर्गिक अधिकार है। महोदय, आज जब हम विकसित भारत 2047 के पथ पर अग्रसर हैं तो हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उस चेतावनी को याद रखना होगा कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन यदि उसे चलाने वाले लोग बुरे हैं तो वह अंततः बुरा ही सिद्ध होगा। अतः हमें ऐसा भारत बनाना है जहां असहमति का सम्मान हो और प्रश्न पूछना राष्ट्रभक्ति का पर्याय बने। अंत में मैं अपनी वाणी को अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस पंक्ति को समर्पित करना चाहता हूँ जो आज भी लोकतंत्र के लिए मूल मंत्र है। वह है कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमल रहना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सरस्वती को नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। मंचासीन अतिथिगण एवं
सभी न्यायाधीशगण एवं मेरे साथी, आपातकाल के 50 वर्ष भारत देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा काला अध्याय था। ना कोई युद्ध था, ना कोई आंतरिक अशांति थी, केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तत्कालीन सरकार ने, उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 के दिन की अर्धरात्रि को आपातकाल जैसे एक राष्ट्रविरोधी फैसला लिया और उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आम जनता को अधिकार दिए थे उन अधिकारों को समाप्त कर दिया। जबरदस्ती नसबंदी करवाई गई और जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा चौथा स्तंभ होता है प्रेस, उसकी स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया और सारे लोग परेशान हो गए और तानाशाही चल रही थी और तत्कालीन सरकार ने सोचा कि हमारे फैसले को कौन नकार सकता है और उन्होंने आपातकाल जैसा फैसला लिया और उसका परिणाम यह हुआ कि जब 1977 में आज़ाद भारत में पहली बार जब चुनाव हुआ, आज़ाद भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और जनता ने उनको सबक सिखाने का काम किया और लोकतंत्र में आपातकाल से हमें यह सबक मिला कि हम सब मिलकर ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जिसमें युवा सशक्त हो, आम जनता अपनी आवाज़ खुलकर उठा सके और सारे लोकतंत्र में सारे युवा हो चाहे कोई आम जनता हो अपनी आवाज़ को खुलकर उठा सके, कोई भी बेझिझक अपनी बात रख सके। मैं दो शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ कि जुल्म के साए में लब बोलेगा कौन, अगर हम ही चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। बहुत बहुत धन्यवाद। सेमेस्टर का छात्र हूँ। मैं अपने वक्तव्य प्रारंभ करने से पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता दोहराना चाहता हूँ कि सदियों की बुझी ठंडी राख सुगबुगा उठी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राय के समय का रथ के घर घर नाक सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। आप सभी को विदित होगा कि अभी हम आपातकाल के 50 वर्ष के बारे में जो एक लोकतंत्र के लिए सबक है, यहाँ तक कि एक काली रात मानी जाए 25 जून 1975 अपनी सत्ता बचाने के लिए देश को गर्त में ढकेल दिया गया, अपनी सत्ता बचाने के लिए देश को एक काले गर्त में ढकेल दिया गया। जैसा कि आप मेरे पहले आने वाले वक्तव्य बोल के गए, जो उन्होंने कहा है कि अपने लोकतांत्रिक और अपनी चुनावी प्रणाली को बचाने के लिए केस, जो चुनाव में केस लग गया उनके उन्होंने अपने ऊपर, तो मैं कहना चाहता हूं कि अपनी लोकतांत्रिक जो भारत की जब इमरजेंसी लगाई गई तो चुनाव जो प्रेस फ्रीडम और प्रेस पर सेंसर बोर्ड लागू कर दिया गया, तो मैं वहाँ एक अपने जो बीजेपी के राष्ट्रीय वक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी की कविता कहना चाहता हूँ। यहाँ तो मीन साहिब सरकारी, यहाँ तो गालिब मीन साहिब सरकारी, ताजी शायरी की हो गई तासीर सरकारी। उस समय चुनाव में जब जो कुछ भी आपातकाल लगाया गया, उस समय जब प्रेस ने कुछ भी कहना चाहता था तो सबसे पहले उन्हें जो नेताओं चाटुकर को सब कुछ बताना पड़ता था। यहाँ तक कि प्रेस की स्वतंत्रता जो कि देश का चौथा स्तंभ मानी जाती है, उसको भी दबोच दिया गया। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सब इस भूल से सबक लेंगे। हम चाहेंगे कि एक ऐसा भारत जहाँ इमरजेंसी ना लगाई जाए, हम एक ऐसा भारत चाहेंगे जहाँ जीते हुए सैनिक, युद्ध में जीती हुई भूमि और हारे हुए सैनिक वापस न लौटाए जाएं। हम एक ऐसा भारत चाहते हैं जहां हम सब एक साथ मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाने की और विकसित भारत बनाने का प्रयास करते रहें। हम एक ऐसा भारत चाहेंगे जहां देश भारत माता की छाती पर लाल झंडे गाड़ने वालों के हाथ काट दिए जाएं। हम एक ऐसा भारत चाहते हैं जहां देश खुशहाल हो, आबाद हो और
हमेशा की तरह एक सोने की चिड़िया कहा जाए। हम एक ऐसा भारत चाहेंगे जहां भारत माता की जय का नारा गूंजता रहे। अंत में अपने वक्तव्य Aditi Sohane and I'm a student of BA second year. And on this Viksit Bharat Youth Festival, I'm going to give a speech about how our constitution was destroyed during 25th of June 1975. As we all know, our constitution was enacted by B.R. Ambedkar and 7 other members. But some people who wanted power, it destroyed our constitution by declaring an emergency. We know we have to declare, there are 3 kinds of emergency: financial emergency, national emergency, and another kind of emergency. But there was none of any internal disturbance in our country. All they wanted was power, and they wanted our constitution. They wanted their power to continue. And as Abraham Lincoln had said that if you want to test a man's character, give him power. And in this case, it is true for a woman also. As Indira Gandhi, we proudly state that Indira Gandhi was a woman, first woman prime minister and all. But what was the consequence of that? We have to give power to true people, not women or men. We don't have to say that, oh, because she is a woman, let us give her power, she will do great. I'm not saying that men also don't do great in their life, but giving power to someone boosts their ego. And if we are saying that the constitution was made for our purpose, we have been the slaves of British, and then before that we were slaves of Mughals and all, and now we are going to be slaves of our dictator, that is Indira Gandhi. And it was 50 years ago that our constitution was completely destroyed, and we also declare it as Constitution Hatya Divas or Constitution Murder Day. And as we know, our preamble states that we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, we are saying that sovereign, socialist, secular and democratic republic. Here the word democratic is very important, because the democracy means the power is given to the people, for the people and by the people. But here the power was given truly to Indira Gandhi, or we can say the then Prime Minister of India. She became the dictator because she wanted to continue her power. And as we know, that day and today there is no difference in the past and the present. Right now we are also moving that side only. So that incident, that 25th of June 1975 was a very tremendous incident, and many people were jailed, and the press was banned completely, censored completely, and they were all given no power at all, and the opposition was destroyed completely. So we are saying that India is a democratic country, and we have to keep our constitution alive. The constitution, which is the longest constitution in our India, we have to keep it alive, and we can't let some people or some dictators destroy our constitution completely. Thank you. मेरा नाम हुसैन फाक है। अब याद कीजिए वो 24 जून 2075 में जब जेपी जयनारायण प्रकाश ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग की। इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की। ये केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं थी, ये संविधान का आगाज था। लोकतंत्र केवल एक शब्द नहीं, यह आवाजों का समुंदर है, यह विचारों की धारा है, यह सवाल करने का अधिकार है। पर इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि एक ऐसा दौर भी आया था जब आवाजों को खामोश कर दिया था, जब कलम पर भी पहरा था, और जब आपातकाल ने आजादी को परीक्षा में डाल दिया था। नमस्कार माननीय, मैं महक पटेल आज आप सभी के सामने भारत के इतिहास के ऐसे अध्याय पर विचार करने जा रही हूँ जो हमें गर्व से अधिक गहन चिंतन का अवसर देता है। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का तत्कालीन आपातकाल, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लागू किया गया था। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी रोक लगा दी गई, और सत्ता से प्रश्न पूछना राष्ट्रविरोध समझा जाने लगा। यह समय हमें सिखाता है कि लोकतंत्र केवल संविधान की किताबों से जीवित नहीं रह सकता, बल्कि नागरिकों की जागरूकता और साहस से मजबूत होता है। और आपातकाल का सबसे बड़ा सबक यह है कि बिना जवाबदेही की शक्ति खतरनाक होती है। लोकतंत्र के बाद भारत
टूट नहीं सकता। और आज 50 वर्ष बाद हमारी जिम्मेदारी ना केवल इसे याद रखने की बल्कि इससे कुछ सीखने की है कि हमारे लोकतंत्र नाजुक है और स्वतंत्रता एक जिम्मेदारी है। And according to the most famous author, as the youth of this nation, we must remember that silence is the face of injustice, is also a decision and the often of most dangerous one. Let us ensure that emergency is not a lesson, emergency is a lesson, not a possibility. Because the true strength of this nation must be अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि आपातकाल ने आजादी को परखा और हमें सिखाया कि लोकतंत्र नागरिकों की जागरूकता और साहस से ही मजबूत रह सकता है और जागरूक रह सकता है। धन्यवाद। एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं शोभिका श्रीवास्तव आज आप सभी के समक्ष एक बड़े ही महत्वपूर्ण घटना के विषय पर चर्चा करने वाली हूँ। यह घटना है आपातकाल या इमरजेंसी। किसी भी देश के इतिहास का बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है आपातकाल। हमारे देश भारत में आपातकाल 25 जून 1975 को अनुच्छेद 352 के अंतर्गत तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा घोषित किया गया था। यह आपातकाल लगभग 21 महीने तक चला। उस समय हमारे देश में राजनीतिक अस्थिरता, आंतरिक अशांति एवं आर्थिक समस्याएं मौजूद थीं। इसके तहत हमारे देश के जो नागरिक थे उनके मौलिक अधिकार छीने गए, उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया। सरकार ने सर्वाधिक अधिकार अपनी तरफ ले लिए। राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाला गया और प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई। यह क्यों हुआ? क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी जी के चुनाव तरीके को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसके तहत राजनीतिक परिस्थितियां में बहुत ही तनाव आ गया। इस आपातकाल के समय से हम कुछ सीखते हैं, कई सबक सीखे हमने, जिनमें से कुछ मैं बताऊंगी। लोकतंत्र की अहमियत। लोकतंत्र केवल चुनाव और कानून नहीं है। लोकतंत्र हमें हमारे अधिकारों को देता है, हमें हमारे अधिकारों की रक्षा करने का एक जरिया हमें प्रदान करता है। सत्ता का दुरुपयोग जहां भी होता है वहां नागरिकों की आजादी उनसे छीन ली जाती है। नेताओं और सरकार को अपनी जिम्मेदारियां पारदर्शी होकर जाननी चाहिए। जनता को सजगता का एहसास होना चाहिए। जब जनता अपने अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक होती है तो वह जानती है कि क्या गलत है और क्या सही है। विरोध एवं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि हमारे समक्ष बैठे निर्णायक मंडल के सदस्यों को मैं हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूं और मेरे प्यारे साथियों को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन। सामान्य साथियों, लोकतंत्र में जनता ही सब प्रभु होती है। जैसा कि आप सबको पता है,
मैं आज आप सभी के समक्ष आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक नामक विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आशा करता हूं कि मेरे विचार आप सभी को भाएंगे। सम्मानित साथियों, 25 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले व्यक्ति अच्छे साबित नहीं हुए तो संविधान अंततः बुरा साबित होगा। और संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले व्यक्ति अच्छे हो तो संविधान अंततः अच्छा ही साबित होगा। तो ये पंक्तियां डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी पर कह सकते हैं कि लागू होती है, क्योंकि उस समय भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 पूर्ण रूप से समाप्त किया जा चुका था। हमारे देश में विपक्ष को सबसे मजबूत माना जाता है, जनता का आधार माना जाता है, जो जनता की आवाज को बड़े बुलंद के साथ संसद में उठाते हैं। उनकी आवाजों को कुचला गया। जैसे उस समय के नेता J.P. नारायण, जो लोक नेता जाने जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं, उस समय के लाल कृष्ण आडवाणी जी जो जनता की आवाज को प्रखर रूप से उठा रहे थे, उस समय बसपा के संस्थापक मनोहर कांशीराम साहब जी जनता के बीच बीच जाकर इमरजेंसी की गाथा गाकर लोगों को समझा रहे थे। सामान्य साथियों, इमरजेंसी एक काला अध्याय हमारे लोकतंत्र के लिए माना जाता है। इसके हमको सबक लेना चाहिए और हमको लोकतंत्र में अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से कहने की आजादी होती है। सामान्य साथियों, संविधान के भाग 3 में नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों को प्रदान किया गया है और उसी में एक समाहित आर्टिकल 32 को संविधान के आत्मा कहा माननीय प्राचार्य महोदय एवं इस प्रांगण में उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं आशा राजपूत BA सेकंड ईयर की गवर्नमेंट कॉलेज इंदरगढ़ की छात्रा हूँ। आपके सामने आपातकालीन 50 वर्ष भारत लोकतंत्र के सबक के बारे में अपने कुछ विचार लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। भारत आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 में की गई थी, जिस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। उस समय यह आपातकाल 21 महीने तक चला, यानी 1977 तक चला। उस समय हमारे मौलिक अधिकारों को भी रोक दिया गया, हमारी बोलने की आवाज को भी कम कर दिया गया। जब 1977 में चुनाव हुआ तो हमने अपने वोट के बलबूते पर सरकार पलट दी थी। अब प्रश्न बनता है, आज 50 साल बाद हमें क्या सीखने को मिला? मैं कहना चाहूंगी, लोकतंत्र की रक्षा करना केवल नेताओं का ही कार्य नहीं, बल्कि हम नागरिकों की तो जिम्मेदारी बनती है। यदि हम नागरिक चाहें तो हमारा लोकतंत्र मजबूत एवं सुरक्षित रहेगा। यदि हम नागरिक जागरूक एवं जिम्मेदार रहेंगे तो हमारा लोकतंत्र मजबूत रहेगा। कुछ पंक्ति कहना चाहूंगी। षड्यंत्रों को तोड़ खड़ी अपना सीना ताने, लोकतंत्र है ढाल हमारी शक्ति है मतदान, अपनी मर्जी अपनी सत्ता चुनने के अधिकारी है, अपनी मर्जी अपनी सत्ता चुनने के अधिकारी है। स्वतंत्र नागरिक हर अन्याय पर भारी है। जय हिंद, जय भारत। Honorable speakers, sir and madam, I rise today to speak on the topic 50 years of emergency and the lesson for India's democracy. And I stand firmly on this topic that the emergency that was led in 1975 was a setback to the democratic values and constitutional freedom. The emergency that was declared in 1975 was a challenging period for the India's democratic history. During this time, the fundamental rights were suspended. The media's freedom was restricted and many other opposition leaders were detained. पर इतिहास का उद्देश्य याद रखना नहीं बल्कि सीखना भी होता है।
Constitution reminds us, Dharmo Rakshati Rakshita. When we protect what is right, it protects us back in return. In the same way, democracy is just like this. Where its values are protected, democracy survives them. The very first lesson that we learned from the emergency is that the democracy must always remain the stronger than any other institution or authority. किसी भी institution और authority सबसे बड़ी हमारी democracy होनी चाहिए. ये हमको सबसे पहली चीज ये emergency सिखाती है. The second lesson is power of the people. Power of the people that we learned in 1977, where the people used their votes to restore the democratic governance. ये सिखाती है कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के पास होती है. The third lesson that we learned is to safeguard the fundamental rights, freedom of speech, expression, and personal liberty. These rights are very important for a सशक्त भारत when we talk about it. अगर हमको एक सशक्त भारत, एक विकसित भारत बनाना है तो ये राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि इमरजेंसी में इग्नोर किए गए. Honorable speakers, after 50 years later, the message is clear. Democracy cannot be taken for granted. If we want to live a very successful nation, then we should always respect the democracy, our constitution. The constitution asks us the accountability, awareness. These things are very important. Thank you so much. मंच पे उपस्थित युवाओं के प्रेरणा स्रोत, मेरे प्रेरणा पुंज स्वामी विवेकानंद जी, स्वर की देवी माँ सरस्वती, मेरे सामने बैठे ऐसे मेरे कॉलेज के प्राचार्य, मेरे शिक्षक, आप सभी के चरणों में मैं हार्दिक प्रणाम करता हूँ. और मेरे सामने बैठी दतिया जिले की युवा तरुणाई का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ. मैं कुछ पंक्तियों से अपनी बात करूंगा. जासु राज निज प्रजा दुखारी, सो निरप अवेक नरक अधिकारी. रामचरितमानस में स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वो राजा जो अपनी प्रजा को दुखी करता है, उस पे अत्याचार करता है, उसे उस राजा को नरक में भी जगह नहीं मिलती, जो कि आपातकाल के समय इंदिरा गांधी ने किया था. हम देखते हैं वो 21 महीने जो देश के लिए 21 साल के बराबर थे, उसमें इतने अत्याचार हुए जिन्हें मैं आपको बताऊंगा, आपका हृदय से रो पड़ेंगे. लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को प्रतिबंध कर दिया. राइट टू स्पीच, बोलने की शक्ति उन्होंने खत्म कर दी. जिन्होंने भी उनके खिलाफ आवाज उठाई, उन्होंने उन्हें जेल में भरने का काम किया. मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने जेल में भरा, लेकिन वो भी चिन्ह कर करके लोगों को जेल में भरा जिनके जो अनुयायी थे कि गुरु हमारे गोलवरकर और सपूत हम सावरकर. जो गुरु गोलवरकर को अपने गुरु मानते थे, उनको उन्होंने जेल में भरने का काम किया. आज मैं युवा हूँ, मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ कि जो समय तो युवा जो था ठीक था, लेकिन मैं इस मंच से संदेश देना चाहता हूँ कि युवा को कोई हल्के में ना ले. आज युवा इतना शक्तिशाली है. मैं आपको बताना चाहता हूँ, युवा का उल्टा करें तो वायु होती है, और वायु की दिशा और दशा वह तय करती है. अगर वायु सही दिशा में जाकर पवन चक्की से टकराएगी तो ऊर्जा का निर्माण करेगी. अगर युवा गलत दिशा में जाकर किसी के घर में टकराएगी तो वहां तहस नहस करेगी. हम वो युवा हैं. मैं युवाओं के लिए 2 लाइन भी कहूंगा, पंक्तियां, कि तलवारों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है. दोस्तों, हमने देखा कि किस महीने में हमारे ऊपर कितने अत्याचार हुए, लेकिन हमें ध्यान में आता है वो 21 महीने की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी. जब वो देश के प्रधानमंत्री थे 1951 में, जब उन्होंने पहला संविधान संशोधन किया, तो तभी उन्होंने
प्रेस की अभिव्यक्ति छीनी थी, तब उन्होंने कहा था प्रेस जो भी अखबार में मैगजीन निकालेगी या कुछ भी छापेगी तो उसको हमसे पहले स्वीकृति ले। हमारे आदरणीय निर्णायक मंडल, हमारे गुरुजन जिनसे हमें हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हमारे मीडिया के बंधु, हमारे प्रतिभागी विद्यार्थी और हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले समस्त व्यक्ति, हम आपको बताना चाहेंगे कि 25 जून 1975 को भारत सोया नहीं था, उसको 21 महीने के लिए सुला दिया गया था। मेरे मित्रों, और एक काम हमारे समाजवाद के पुरोधा राम मनोहर लोहिया ने, जिसको गूंगी गुड़िया बोला था, उस इंदिरा गांधी ने यह कुकृत्य किया था और लोकतंत्र का गला घोंटने का कार्य किया था। हमारे मित्रों, उस समय आपातकाल के समय मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लगा के हजारों विपक्षी कार्यकर्ताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनके घरों से उठा के गिरफ्तार करके अनिश्चित समय के लिए जेलों में बंद कर दिया गया था और उनके परिवार वालों से मिलने के लिए मना कर दिया गया था। और इसके साथ साथ संविधान का अनुच्छेद 19 जो हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है, स्वतंत्रता की आजादी देता है, उसको निलंबित कर दिया गया था और हमारे प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। वो कोई भी समाचार बिना प्रेस की सूचना दिए, बिना सेंसरशिप को सूचना दिए छपता नहीं था। और इस बात का विरोध इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटसमैन जैसे अखबारों ने अपना संपादकीय पृष्ठ, अपना ब्लैंक छोड़ के विरोध दर्ज कराया था। और उनकी नगर निगम दिल्ली द्वारा जो उनको बिजली प्रदान की जाती थी, उनकी बिजली कट कर दी गई थी। और इसी संबंध में हमारे वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने कहा था, उसमें लिखा है किताब में कि इंदिरा गांधी ने कहा, जब मैंने आपातकाल लगाया तो एक कुत्ता भी भौंकने नहीं आया। तो आप समझिए कि हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री हिंदुस्तानियों को कुत्ता बोलने का प्रयत्न करती थी। और इसी के साथ साथ उनके कुपुत्र संजय गांधी की महिला मित्र, जिसको इमरजेंसी में ड्रीम गर्ल कहा गया, वो थी रुखसाना सुल्ताना। और उसी रुखसाना सुल्ताना ने दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ने का काम किया। और उनने पत्रकार विनोद जी थे, पत्रकार विनोद मेहता को उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि आइए हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार झुग्गी झोपड़ियों का उन्मूलन किया जा रहा है। तो उसी रुखसाना सुल्ताना उनको लेके गई और उसने एक हिस्ट्री शीटर, जो व्यक्ति 8 लोगों की हत्या कर चुका था, उसका परिचय पत्रकार विनोद मेहता से कराते हुए कहा कि ये देखिए, ये लोग हमारे झुग्गी झोपड़ियां उजाड़ने का कृत्य कर रहे हैं। और हजारों संघ के कार्यकर्ताओं को, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को इमरजेंसी में घरों से उठा के यातनाएं दी गई हैं। उनको इतनी असीम यातनाएं दी गई जिनका वर्णन आज यहाँ पर संभव नहीं है। 1978 में गठित एक आयोग ने अपनी स्पष्ट रिपोर्ट में कहा था कि ये आपातकाल लगाया गया था, वो इंदिरा गांधी ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता बचाने के लिए लगाया गया था। और जो असंवैधानिक व्यक्ति थे, संजय गांधी, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, रुखसाना सुल्ताना, जो किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे, वो पूरा अपना मनमाना निर्णय कर रहे थे और आम जनता का गला घोटने का कृत्य कर रहे थे। और वही इंदिरा गांधी, जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, जिनको अकेले बंद कमरे में योग सिखाते थे, जो किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे, वो पूरा मंत्रिमंडल का पूरा निर्णय कर रहे थे। और जब उस समय के प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल थे, उन्होंने संजय गांधी के कहने पर उन्होंने कार्य नहीं किया, तो उनको इंद्र कुमार गुजराल को सूचना प्रसारण मंत्री के पद से हटा के विद्याचरण शुक्ला को प्रसारण मंत्री बनाया गया। जो विद्याचरण शुक्ला केवल अपना इंटरेस्ट मुंबई में फिल्मी अदाकाराओं में दिखाते थे। किशोर कुमार ने उनके कहने महोदय एवं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं रौनक श्रीवास्तव BA 3rd ईयर की छात्रा हूँ। आज हम इतिहास के उस दौर को याद करने के लिए एकत्र हुए हैं जिसने हमारे भारत की लोकतंत्र की नींव को हिला कर रख दिया। जी हाँ, 25 जून 1975 तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी ने भारत में आपातकाल घोषित किया। जी हाँ, आपातकाल हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत लिया गया। कहा जाता है हर निर्णय के साथ उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ही जुड़ी होती हैं। इस निर्णय के साथ भी यही हुआ। अच्छाइयाँ ये थी कि प्रशासनिक अव्यवस्था में सुधार आया, सरकारी दफ्तरों की कार्यपालन क्षमता बढ़ी। अब हम बात करते हैं कर्तव्य और अधिकार। कर्तव्य और अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि कर्तव्य को निभाने के लिए अधिकारों का हनन किया जाए तो क्या वह सही है, न्यायपूर्वक है? और यही हमारे आपातकाल की सबसे बड़ी बुराई है। आपातकाल के समय अभिव्यक्ति की आजादी यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन छीन ली गई। हमारे सभी मौलिक अधिकार प्रतिबंधित कर दिए गए। समाचार पत्र पर सेंसरशिप लगा दी गई, जिससे कि जो असल खबर थी वो जनता तक पहुंच ही नहीं पाई और कई विपक्षी नेताओं के दल को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। यह हमारे कानून का हनन है, उसकी अव्यवस्था कहें या व्यवस्था कहें।
उस समय तो यही हुआ। और इस बात का सबसे बड़ा, भारत का संविधान सर्वोपरि है, चाहे आपातकाल हो या कर्तव्य पालन का समय, संविधान एवं लोकतंत्र को सर्वोपरि रखा जाए। और इस कहानी का सबसे मुख्य भाग यही है। 1977 को जब चुनाव हुए तो जनता ने अपने मताधिकार से ये बात सिद्ध कर दी कि भारत का लोकतंत्र सर्वोपरि है। आज 50 सालों बाद हमें इस बात से सीख लेनी चाहिए कि हमारा संविधान केवल चुनावी प्रक्रिया नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं संस्थानों का सम्मान भी है। हमारा लोकतंत्र हमारे भारत की आत्मा है, इसका रक्षण हमारा कर्तव्य और अधिकार दोनों ही है। भारत एक जागरूक नागरिक की भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक है और यही हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। आपातकाल हमें ये सीख देता है कि हमारे अधिकार सर्वोपरि है और इस बात की भी सबक देता है कि चाहे आपातकाल का समय हो या कार्यपालन का समय, संविधान को सर्वोपरि रखा जाए, सभी नियमों का पालन हो। हमें इस घटना को एक अध्याय के रूप में नहीं, इसे एक सबक के तौर पर लेना चाहिए जिससे कि हमारा लोकतंत्र मजबूत बने। अंत में मैं अपनी कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। अधिकारों की छाया जब छिन गई, अधिकारों की छाया जब छिन गई, सत्यता की आवाज भी चुप रह गई। जनता की शक्ति को भूला नहीं जा सकता, हर अंधकार का सूरज निकल ही आता। स्वतंत्रता की लौ को बुझाया नहीं जा सकता। कई कठपुतलियों की बस्ती जान है, आज शायद ये तमाशा देखकर हैरान है। आज नुमाइश में मिला वो मुझे, मैंने पूछा कौन हो तुम? उसने कहा मैं संविधान हूँ। कुछ यही हाल था उस दौर में हमारे संविधान का, जहाँ लोगों को पकड़कर जेलों में डाल दिया गया, मीडिया को कैद कर लिया गया, नेताओं को प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया गया। जब हम उस दौर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि क्यों जरूरी है हमारे लिए उस विषय में पढ़ना। तो मुझे पूर्व राष्ट्रपति धनखड़ जी का वक्तव्य याद आता है, जहाँ वो कहते हैं अनलेस यू डू इट यू विल नेवर नो इट। वो इसी विषय में बात कर रहे थे। तो जब तक हम इमरजेंसी उस दौर के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हमें ये समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे हम वहाँ से सीख सकते हैं। जब किसी भी समस्या को जानने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम उस समस्या की जड़ तक पहुँचें। इमरजेंसी के विषय में जब मैं सोच रहा था कि विषय है अपना आपातकाल के 50 वर्ष और इससे हम क्या लेसन्स ले सकते हैं, तो लेसन्स के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि इमरजेंसी क्यों लगाई गई। इमरजेंसी केवल एक तात्कालिक कारण नहीं था, तात्कालिक परिणाम नहीं था, बल्कि सेट ऑफ एक्टिविटीज़ का जो है परिणाम था। चाहे हम बात करें गुजरात विधानसभा के भंग होने की, बिहार में आंदोलन की, रेलवे हड़ताल की, या फिर जो है इंदिरा गांधी जी के अयोग्य घोषित कर देने की। अब जब हम इन कारणों की बात करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये जो कारण हुए, चाहे वो बिहार का आंदोलन हो या गुजरात में आंदोलन हो, स्टूडेंट यूनियन आंदोलन कर रहे थे अपने लिए अधिकारों की, अपने लिए मांगों की, क्योंकि उस समय वहाँ करप्शन बहुत अधिक था। और करप्शन क्यों था? क्योंकि वहाँ सरकार को अत्यधिक बहुमत प्राप्त था। जैसे गुजरात में 167 विधानसभा सीटों में से 140 का बहुमत प्राप्त था। वहाँ कोई रोक टोक नहीं थी। सरकार और जो वहाँ के लोग थे, अत्यधिक करप्शन वहाँ बढ़ चुका था। अब जब ये करप्शन की बात आती है तो ये पावर से संबंधित है। और पावर कहाँ से प्राप्त हुआ? जब इंदिरा गांधी जी को 1971 के चुनाव में 352 सीटें प्राप्त हुई और 12 राज्यों में उनकी सरकार बनी, वहाँ से उनको अत्यधिक बहुमत प्राप्त हुआ और उन्हें कहीं से कोई रोक टोक नहीं थी। अब जब बहुमत की बात आती है तो हमें यह समझना चाहिए कि बहुमत आपके और हमारे माँ शारदा के चरणों में नमन। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ जिसने देश की आत्मा को हिलाकर रख दिया। 1975 को
लोकतंत्र पर एक ऐसा प्रहार हुआ जिसे इतिहास द्वारा कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। जब सरकार को लगने लगा कि उसकी कुर्सी जाने वाली है तो उसने पूरे देश को जेल खाना बना दिया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट कर दी गई, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया, कलम पर पहरा लगा दिया गया, विपक्ष का दमन हुआ तथा जेपी नारायण जैसे नेताओं को बिना किसी कारण के जेल में डाल दिया गया। लोगों का शोषण और बस्तियों को उजाड़ने जैसी घटनाओं से आज भी हमारी रूह कांप जाती है। और लेकिन अंत में जनता ने जाना कि लोकतंत्र की ताकत सर्वोपरि है और उसने पहली बार विपक्ष की सरकार केंद्र में आई। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इमरजेंसी सही थी या गलत यह जानना जरूरी नहीं है। इमरजेंसी से हम क्या सीख सकते हैं कि कोई नेता अपनी ताकत का दुरुपयोग भी कर सकता है। हमें यह समझना होगा कि आगे चल के हमें अपने ऐसे नेता का चुनाव करना है जो अपनी ताकत को इस तरह उपयोग ना करे, ना कि भविष्य में कोई इमरजेंसी लगाए, ना देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाए। अगर आज भी हम 50 साल पहले की उस इमरजेंसी की बात करते हैं तो यकीन मानिए हम अपने से और अपने देश से धोखा कर रहे हैं। हमें यह याद रखना होगा कि हमें भूतकाल से सीखना है, हमें वर्तमान में जीना है और भविष्य को एक उज्जवल राह पर ले जाना है और देश को विकसित बनाना है। धन्यवाद। मेरे भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं यहाँ आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के सबक के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जिसमें जो भी त्रुटि हो कृपया करके क्षमा करें। हमारे भारत में जो आपातकाल लगा था 25 जून 2075 में जो हमारी मध्यकालीन की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था वो संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत लगाया था। उनका एक खुद पर्सनल था जो उन्होंने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए लगाया था। आजकल में ऐसा होता है कि लोग कहने को डरते हैं कि आजकल में अगर युवा पीढ़ी अपने आप नहीं सुधरेगी तो आपातकाल की संभावना हो सकती है। ऐसा लगता है कि जिंदगी में कभी पहली बार मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, अरे गलती हो जाए तो कृपया करके क्षमा करना। कर्तव्य के प्रति समर्पित होता है, प्रयास करता है, डरता नहीं है और धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व में निखार आता जाता है। धीरे धीरे उसकी प्रतिभा कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं होता। और जैसा कि आजकल हम जानते हैं बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, बहुत सारी